सो एम्बियन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के डे 2 में आप सबका स्वागत है। बड़े क्लाइंट्स कैसे लाओगे? सिर्फ टॉप एडवाइजर्स ऐसा क्या जानते हैं जो नॉर्मल एडवाइजर्स नहीं जानते हैं, और इसमें हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट। कल मैंने आपको बताया कि अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मार्केट, थोड़ा सा समझिए बाजार क्या है, क्योंकि आप जिस बाजार में जा रहे हो, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स आज भी ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे हैं, बट मार्केट कंप्लीट सिनेरियो चेंज हो चुका है। फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें, जहां पर किसी भी पैसे से जुड़े हुए फाइनेंशियल एसेट्स का लेन देन हो रहा हो, या वो इंडिविजुअल बेसिस पे हो रहा हो, या वो कंपनी बेसिस पे हो रहा हो, कॉरपोरेट बेसिस पे हो रहा हो, तो ये जिस मार्केट में होता है उसको फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट, ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ये सारे के सारे मार्केट्स जो मैंने कल आपको बताए थे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट ऑफ इंडिया। घर खरीदने के लिए अगर किसी बैंक से लोन लेना है, तो उस पैसे को जो मुनाफा हो रहा है, ये भी एक फाइनेंशियल मार्केट का एक तो टूल है। ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट में आपने कोई एसआईपी करी, उससे कोई पैसा बनाया, तो आपने किस मार्केट से किया? वो भी एक फाइनेंशियल मार्केट का ही एक हिस्सा है। तो मैं बहुत बेसिक से एडवांस की तरफ हम चलेंगे। 14 दिनों का एक कोर्स हमारा होगा। ठीक है, कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, कैपिटलिस्ट लोग पैसा लगाते हैं, यानी कि लंबे टाइम के लिए, नॉट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। बट अगर हम मनी मार्केट की बात करें, तो वहां पर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगता है। कैपिटल मार्केट का एग्जाम क्या है? स्टॉक्स, कंपनी के स्टॉक्स पे अगर हम बात करें, तो जैसे किसी ने एमआरएफ के टायर, किसी ने आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले लिया होगा, उस टाइम पे एमआरएफ के टायर की जो वैल्यू थी बहुत कम थी। आज की डेट में एमआरएफ 1 लाख से ऊपर चले गए हैं। तो जिसने उस टाइम पे 10,000 रुपये भी लगाया होगा, वो मुझे लग रहा है कम से कम 70-80 करोड़ का मालिक होगा आज की डेट में, एमआरएफ का टायर पे जिसने इन्वेस्ट किया होगा। ऐसे आपने बहुत सारे स्टॉक्स की अगर हम बात करेंगे आने वाले दिनों में, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिलीज कराती है। ठीक है, वो 10 साल, 5 साल, 20 साल, मैक्सिमम 40 साल तक के बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, और उन पे पैसा लंबे टाइम में बनता है, एक गारंटेड रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, बट मनी मार्केट में क्या होता है, छोटा छोटा, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया, ठीक है, कमर्शियल पेपर्स हो गया, शॉर्ट टर्म में आपकी जो कमेटियाँ वगैरह चलती हैं, इसको भी आप मनी मार्केट कह सकते हो, एफडी कह सकते हो, आरडी कह सकते हो, शॉर्ट टर्म 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए जो चीज़ होती है, तो ये मार्केट का एक हिस्सा है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी जो इकोनॉमी है, वो ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एक फाउंडेशन का रूप लेती है और उसको एक साधन मुहैया कराती है जहां पर लेन देन होता है। कंपनियों में जैसे कुछ कंपनियां फंडिंग देती हैं, कुछ कंपनियां लेती हैं, कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, तो एक कंप्लीट वेल्थ क्रिएट करने के लिए, वेल्थ के सिस्टम को ऑक्यूपाई करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए धन को, एक फाइनेंशियल मार्केट की ज़रूरत होती है। उस मार्केट को हमें समझना है अच्छे से। अगर उस मार्केट नहीं कहूँगा, उन मार्केटों को हमें समझना है जहाँ से हम भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन उस मार्केट के कुछ प्रिंसिपल भी होते हैं, जैसे आप जिस कंपनी में हो उसके भी प्रिंसिपल होंगे, बीइंग एन इंडिविजुअल आपके भी कुछ उसूल प्रिंसिपल्स होंगे। ऐसी हर मार्केट का अपना ही उसूल होता है। रिटेल निवेशक होते हैं, ठीक है, मार्केट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, वहाँ पे कौन पार्टिसिपेंट हो सकते हैं? निवेशक, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है रिटेल इन्वेस्टर्स, जैसे मैं, आप, मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्ति को हम रिटेल इन्वेस्टर निवेशक कह सकते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे कोई कंपनी हो गया, बड़े हो गए लोग हो गए, बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, एएमसीज हो गई, बैंक हो गया, पेंशन फंड के लोग हो गए, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनको बोलते हैं, जो एक मतलब फर्म के आधारित मॉडल को फॉलो करते हुए पैसा डालते हैं, और ये पैसा बड़ा डालते हैं। फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स, मान लो अमेरिका से कोई पैसा डालना चाह रहा है एलआईसी की आईपीओ में, ठीक है, तो वो फॉरेन इन्वेस्टर हो गया। कहते हैं ना एफडीआई आ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, एफडीआई कितना आया, तो एफडीआई हो गया। सेबी और अन्य रेगुलेटरी बॉडीज, ये संस्थाएं क्या करती हैं? मार्केट को रेगुलेट करती हैं कि मार्केट में कोई मैनिपुलेशन ना हो। ठीक है, वहाँ पे किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो, कंपनियां गलत तरीके से मैनिपुलेशन ना कर दें। ठीक है, कोई गलत तरीके से अपना हाइप क्रिएट ना करके इस टाइप का ना कर दें। ठीक है, आर्टिफिशियल डिमांड एंड सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दें। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या है, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? कैश। आज के डेट में डिजिटल कैश भी आ गया है ना।
उसके बाद स्टॉक्स, कंपनी में हिस्सेदारी लेने का एक जरिया है। आपको मेरी कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा भैया मेरे 2% स्टेक लेने के लिए आपको 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो आप मुझे 1000 करोड़ दे दीजिए, मैं 2% स्टेक आपको कंपनी का दे देता हूँ। तो जितना भी प्रॉफिट आएगा 2% आपका, लॉस होगा वो भी आपका 2%। तो इस तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं। बॉन्ड क्या होते हैं? सरकार या कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशनल एंटिटी बॉन्ड खरीदती है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, जहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट, जैसे एल का मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट, अगर हम एल के AUM की बात करें तो बहुत बड़ा हिस्सा बॉन्ड मार्केट में एल इन्वेस्ट करती है। ठीक है, बॉन्ड मार्केट में क्या होता है, एक गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न उसको कमिटमेंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जो कि उसको मिल जाता है। इसके लिए एक बहुत ही सेफ और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है बॉन्ड मार्केट पैसा बनाने का लॉन्ग टर्म में। फिर डेरिवेटिव मार्केट होती है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब भविष्य में खरीद बिक्री करने के लिए एक एग्रीमेंट होता है डेरिवेटिव मार्केट में। ठीक है, उस बेसिस पे आप अजम्पशन के बेसिस पे कि फ्यूचर में ये कंपनी कैसा काम करने वाली है उस हिसाब से करते हैं। फिर ETF आ गया हमारा। ठीक है, ETF और कमोडिटीज़ हो गया। यहाँ पे डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं कमोडिटी के अंदर में, जैसे ऑयल एंड गैस, इस टाइप का पेट्रोलियम, इस टाइप का चीज़ आता है, स्टील, मेटल। ठीक है, अब इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर एग्जांपल से समझाऊं, अगर कोई इन्वेस्टर 10 साल के लिए HDFC बैंक का स्टॉक खरीदता है तो कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर कोई म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड में 3 महीने के लिए इन्वेस्ट लगाता है तो ये मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट है। समझ गए? कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, सिंपल। उसके बाद RBI, US फेड जो होता है, मैंने आपको बताया था वीडियो में, जैसे इंडिया में RBI है वैसे US में FED है। तो वो लोग क्या करते हैं, कहाँ गया? ठीक है, जैसे इंडिया में रेपो रेट हो गया, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने वाला जो एंटिटी है वो RBI है, वैसे ही अमेरिका में क्या है, ये FED है, वैसे ही ECB है। ये संस्थाएं क्या करती हैं, इंटरेस्ट रेट करना हो, मनी सप्लाई चेन को कंट्रोल करना हो, इन्फ्लेशन को मैनेज करना हो, ये काम करती हैं। इनको डिटेल में बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम एक नटशेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का प्रभाव GDP पे कितना ज़्यादा पड़ता है। अगर RBI ब्याज दर बढ़ा देता है तो लोन महंगे हो जाते हैं, ब्याज दर घटा देता है तो लोन सस्ते हो जाते हैं। और ये कुछ इंटरवल्स में ये चीज़ें क्वार्टरली बेसिस पे होती रहती है। अगर यही मैंने जैसे बताया, ग्रोथ बढ़ जाती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के हिसाब से अगर हम देखें, RBI रेपो रेट बढ़ाता है तो होम लोन महंगा होता है, और अगर RBI ने रेपो रेट कम कर दिया तो होम लोन सस्ता हो जाता है और रियल एस्टेट के रेट गिर सकते हैं। तो ये बेसिक ऐसे आप रेपो रेट को समझते हो। ठीक है, उसके बाद में हम अगर बात करें सरकारी खर्च, फिस्कल पॉलिसी मतलब फाइनेंशियल पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट को कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है। जो गवर्नमेंट बजट लेके आती है उसमें फिस्कल पॉलिसी बाकायदा लिखी हुई होती है कि हम कितना पैसा मनरेगा में देंगे, कितना पैसा हम सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं उसमें कितना पैसा देंगे, सुरक्षा बीमा योजना में कितना पैसा पर पर्सन हम दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। सरकारी खर्च और टैक्सेशन का भी पार्ट इसमें होता है। अगर सरकार टैक्स कम करे तो लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा होगा, जिससे इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन इंडिया में उल्टा होता है, टैक्सेशन को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इस बीच में आना पड़ता है, इंश्योरेंस एजेंट्स के तो पल्ले नहीं पड़ती कई बार बातें। एग्जाम्पल, 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़े, स्टॉक प्राइस तेजी से आगे गया, जिसका जो प्रभाव है अब तक इंडिया की मार्केट में देखने को मिल रहा था। अभी तो थोड़ा करेक्शन का टाइम है ना, थोड़ी गंदगी साफ हो रही है स्टॉक मार्केट से तो इसलिए थोड़ा डिप है, बट ये जल्दी ही इम्प्रूवमेंट आपको देखने को लग जाएगा, शुरुआत हो चुकी है। फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, उसको हम एक तरीके से जब स्टडी करते हैं तो उसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। मतलब जब फंडामेंटली कंपनी को हम चेक करते हैं बेसिक्स पे, बेसिक पैरामीटर्स पे, तो उसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। और जब हम बहुत ही टेक्निकल भाषा में, बहुत डिटेल भाषा में जब किसी को रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, पी रेशियो
अगर पी बहुत ज़्यादा है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है। ये एक छोटा सा चीज़ है, बट ऐसा कुछ एग्जैक्टली कई बार में होता नहीं है। अगर कोई कंपनी हर साल लगातार 20% मुनाफा बढ़ा रही है तो इसका मतलब उसका बिजनेस स्केलेबल है और वो अपना क्या कर रही है, बिजनेस बढ़ा रही है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, थोड़ा हल्के हल्के छोटा छोटा सेशंस लेंगे। अगर एक हफ्ता और स्ट्रेच करना पड़ेगा तो मैं करूँगा, डोंट वरी। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। कैंडल स्टिक्स का यूज़ किया जाता है, मूविंग एवरेज का यूज़ किया जाता है, इंडिकेटर्स होते हैं RI और MACD। इनको हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा डिटेल में, आज बस थोड़ा नटशेल में बता रहा हूँ। अगर कोई स्टॉक लगातार 200 दिन मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है तो ये अपर ट्रेंड में आ जाता है। देखो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है। इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, ओनरशिप, है ना। तो मतलब आप कृष्णा उद्याल की कंपनी में अगर ओनरशिप ले रहे हैं तो आपको मेरी कंपनी का स्वामित्व तो मिल जाएगा उतने परसेंटेज का, तो आप क्या बन जाओगे, इक्विटी ओनर बन जाओगे। अब उसकी डील्स होती हैं, मैं स्टॉक के माध्यम से या फिर मैं किसी और तरीके से आपको दे सकता हूँ। तो इक्विटी मतलब ओनरशिप, किसी कंपनी में ओनरशिप लेना इट्स कॉल्ड इक्विटी। अब इसका क्या हुआ, एक पूल ऑफ मनी, ठीक है, या मनी पूल करके हमने लोगों का पैसा एक जगह इकट्ठा कर दिया और कुछ लोगों को रख दिया कि भैया तुम्हें दिमाग वाले हो, तुमने पढ़ाई लिखाई करी है, तुम्हारे पास पता है, तुम्हें आइडिया है कि मार्केट कैसे काम करता है, तो उसको हमने म्यूचुअल फंड बना दिया। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो पैसा लोगों का आ रहा है उसको हमने एक कंपनी बनाई म्यूचुअल फंड की, ठीक है। वहाँ पे हमने लोगों को इक्विटी दे दी। वहीं पे होता है डेट म्यूचुअल फंड, ठीक है। डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको डिफरेंट सेट ऑफ एसेट क्लास मिल जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको लिक्विडिटी भी मिल जाती है। हाइब्रिड फंड्स मिक्स टाइप का हो गया, उसमें इक्विटी वाला भी रहेगा, डेट वाला भी रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर कोई इन्वेस्टर सुरक्षित निवेश चाहता है तो डेट फंड अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कर्जा दे करके एक गारंटेड अमाउंट मिल जाता है, पहले से फिक्स होता है, वहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं होता। SIP वर्सेस लमसम, SIP मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट वाली बता रहा हूँ क्योंकि MBA का कोर्स चल रहा है तो मुझे मिक्स करके बताना है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। छोटे छोटे निवेशक मार्केट में उतार चढ़ाव से क्या करते हैं, बचाव करते रहते हैं अपना। एग्जाम्पल, अगर कोई 10 साल तक हर महीने 5,000 रुपये SIP करता है और 12% का CAGR उसको रिटर्न मिलता है तो उसका निवेश 11 लाख से अधिक हो सकता है, ठीक है, 10 साल तक, और निवेश 11 लाख से अधिक हो सकता है। तो छोटा छोटा अमाउंट आप सेव करके एक बड़ा अमाउंट बना सकते हो, और उस पर 12% का अगर इंटरेस्ट मिल जाए तो आपने इन्फ्लेशन भी बीट किया और आपने अच्छा रिटर्न भी कमाया। अगर कोई ऐसी पॉलिसी आपको है जिसका रिटर्न 6% 5% है, उससे इन्फ्लेशन बीट नहीं हो पाएगा। आज के डेट में अगर आप वो एडवाइज़र हो जो कहते हो कृष्णा भाई पहले बढ़िया काम चल रहा था, अभी आजकल नहीं चल रहा है, तो समझ जाओ कि मार्केट चेंज हो रहा है। पहले मार्केट में लोग पॉलिसी कितना दोगे कितना लोगे वाली बात करते थे, आज ये नहीं करते ज़्यादा। आज उसको कंप्लीट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, ठीक है, उसको सोल्यूशन चाहिए और वो डिटेल सोल्यूशन चाहिए। अगर किसी का पूरा पैसा इक्विटी में है और मार्केट क्रैश हो जाता है, सॉरी एसेट एलोकेशन की अगर मैं बात करूं, एसेट एलोकेशन में डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं ना, डोंट कीप ऑल योर टोमेटोज इन अ सिंगल बकेट। तो कभी भी किसी क्लाइंट का पूरा पैसा LIC में मत डालना, ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं आज के डेट में LIC एजेंट्स पे। पता नहीं कुछ ट्रेनर भी ऐसे हैं मार्केट में जो कह रहे हैं LIC में सब चीज़ का सोल्यूशन है, झूठ है ये बात। अगर सब चीज़ का सोल्यूशन होता तो 2001 में प्राइवेट इंश्योरेंस को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, पूरे देश का इंश्योरेंस LIC कर चुकी होती। अब तक कितने लोगों का किया, 3%। इसलिए बोल रहा हूँ आपको डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टॉक्स लो, कुछ डेट्स लो, कुछ गोल्ड, ETF, रियल एस्टेट, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, ठीक है। स्टार्टअप्स में आजकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, एंजल इन्वेस्टर्स बन के। अगर किसी का पूरा पैसा इक्विटी में है और मार्केट क्रैश हो जाता है तो उसको नुकसान होगा। अगर 20% 30% का एलोकेशन आपने कर दिया, इसीलिए बोलते हैं एसेट एलोकेशन, मतलब अलग अलग डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखना है, सो दैट आप प्रॉपर हेजिंग कर पाओ। हेजिंग का मतलब रिस्क मिटिगेशन कर पाओ, मतलब रिस्क से अपने इन्वेस्टमेंट को बचा लो, उसको हेजिंग बोलते हैं।
ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क मैनेजमेंट, जो भी आपको बताया। स्टॉप लॉस का उपयोग, अगर मान लो अगर कोई ट्रेडर है वो 1000 रुपये पे स्टॉक खरीदता है और स्टॉप लॉस 950 पर लगाता है, तो उसको ज़्यादा नुकसान से वो बच सकता है। पता चल रहा वही शेयर शाम तक 850 का हो गया, लेकिन उसको कितना प्राइस मिलेगा, 950। तो स्टॉप लॉस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में। तो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स पे आपको धीरे धीरे हम ऐसे ही सिखाएंगे। आज बस इतना ही, और आई एम कम्प्लीटली डन फॉर द डे। हाँ, सोशल मीडिया के बारे में बता रहा था मैं आपको। सोशल मीडिया पैकेज जिन्होंने नहीं लिया है आप ले लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये मत बोलना, ये मत सोचिएगा कृष्णा अध्याय यार ऐसे इतना बोल लेते तब मैंने ले लिया। आपको सर इसकी बहुत नीड है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप इंश्योरेंस या फाइनेंशियल फील्ड में अगर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं सही तरीके से, तो आपको डिजिटल जाना ही पड़ेगा। और खाली खुद से पर्सनल अकाउंट बना करके आप नहीं कर पाओगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल जाना पड़ेगा और आपको सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी, अलग अलग कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो इसमें जो है आपका होगा टाइम खर्चा। आप उस टाइम को हमारे को असाइन कर दीजिए, ठीक है। आप अपना हमें एक फ़ीस पे कर दीजिए, जो भी हम आपको यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। इसमें बेसिक पैकेज, प्रीमियम पैकेज, अल्टीमेट पैकेज, 3 टाइप के पैकेज हैं, ठीक है। ये आप ले सकते हैं, 1 साल का भी ले सकते हैं, 2 साल का भी ले सकते हैं और 3 साल का भी ले सकते हैं। जितने ज़्यादा सालों का लोगे, अगर 1 साल 2 साल का लोगे तो आपको कुछ अलग डिस्काउंट ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। बेस्ट डील मिल जाती है। और अगर आप थोड़े और ड्यूरेशन के लिए जाते हैं, 2 साल 5 साल के लिए, तो आपको और थोड़ा अफोर्डेबल रेट्स में ही मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको हमें सिर्फ 2 चीज़ें भेजनी है, एक अपने वीडियोस, दूसरा आपका पोर्टफोलियो शूट। पोर्टफोलियो शूट मैंने पूरा सेशन दे दिया था। 3 महीने की EMI भी है, 6 महीने का EMI भी है, 9 महीने का भी है और 12 महीने का भी EMI है। अगर इसका पूरा ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो इस पर क्लिक करिए, यानी कि इसको स्कैन करिए, अपने गूगल में जाइए। वहाँ पे गूगल में जाने के बाद में आपको एक वो मिलेगा गूगल लेंस से डाउनलोड कर लीजिए, पूरा ब्रोशर देख लीजिए। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कंप्लेन मेरे लिए है तो आप बताइए प्लीज़।